तो आप लोग कैसे हैं? आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है इस वीआरसी के चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग जो है देखेंगे आपकी पूरी होल केमिस्ट्री का एक बार जो है वन शॉट देखेंगे, जिसको देखने के बाद आपको केमिस्ट्री में जान आ जाएगी। और यदि आप केमिस्ट्री को एक बार में सीखना चाहते हैं तो पूरा जो है शुरू से अंत तक जो है इस क्लास को देखें। एक एक बात को समझाते हुए बताते हुए आपको इस वीडियो में पूरी तरीका से समझाने का हमने कोशिश करेंगे और किया है। बस करो, इतना से एग्जामिनेशन आपको करेक्ट कर जाएंगे। फालतू तो लिखने के लिए आप बड़ा बड़ा कॉपी में भर के रखा ही है, ठीक है। तो अंतिम क्षण में इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो आपको जो है कभी और देखने का मन करे या लास्ट दिन लगे कि जी फलनवा के बारे में क्या बताया था, चिल्ला के शब्द में क्या बताया था, तो बिल्कुल रहेगा वहां से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका नाम ही था ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग को क्या पढ़ना था, क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा तो जो है साल भर पढ़ने किया, क्या था क्या नहीं था, पूरी तैयारी आपने किया। लेकिन उन्हीं सब बातों में से कुछ ऐसे बातों को छाटा गया है, जो है उसको निकाला गया है, जिससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल रहते हैं या उससे सवाल आपके रहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे रहे। सबसे पहला अभिक्रिया और समीकरण आपके केमिस्ट्री का पहला अध्याय है ना। उसमें देखेंगे तो सबसे पहले इस पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता है, और वो सवाल सभी को इधर इधर ध्यान देंगे। इसका नाम है रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन क्या कहते हैं, तो एग्जामिनेशन में परिभाषा लिखने के लिए आता है कि रासायनिक संयोजन क्या है। और आपको बताया गया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, वो क्या कहलाता है, रासायनिक संयोजन। क्या कहलाता है, रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन में यदि एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O है। जब ये दोनों आपस में मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया और प्लस में उष्मा ही दिया। उष्मा कहने का मतलब कि जैसे ये चूना है, पानी में जैसे ही डाले तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाया, और जब चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो वहां से गरम गरम भाप निकलती है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, उष्मा। तो ये दो चीजें, पहला कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है H2O जल, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाया, CaOH के हाइड्रोजन बना दिया। तो दो को मिलकर एक बना, इसी का नाम है क्या, संयोजन। संयोजन मतलब जुटना, संयोजन मतलब जुटना। तो दो चीज मिलकर एक नया चीज का बना रहा है, कहा है, संयोजन। उसके बाद अगर ये बात करें तो जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। तो दो अलग अलग चीज मिला और एक अलग चीज का निर्माण कर दिया, तो यही कहलाता है कौन चीज, रासायनिक संयोजन। तो क्या रासायनिक संयोजन समझ में आ रहा, एग्जामिनेशन में रहता है, आपको ये दोनों दे देगा, बोलेगा कि बनना किसका उदाहरण है, तो ध्यान देना, दो को मिलकर एक बने तो उस संयोजन कहलाता है। संयोजन मतलब जुटना, संयोजन मतलब जुटना। उसके बाद यदि आगे हम लोग बढ़े तो एक का नाम है वियोजन, और वियोजन संयोजन के जस्ट उल्टा होता है। वियोजन संयोजन के जस्ट क्या होता है, उल्टा। अब उल्टा में होता है क्या, कि कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाता है, एक टूटकर अलग अलग पदार्थों में बदल जाता है, तो ई वाला कहलाता है कौन चीज, वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। जैसे हम लोग के पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, जैसे ही इसको हमने हिट किया, जैसे हिट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। यानी एक चीज था तो दो चीज बना, और पिछलका में चेक करो तो दो चीज था तो मिलकर बना क्या, एक चीज। तो दो मिलकर एक बनेगा, संयोजन कहलाएगा, और एक टूट के दो बनेगा, ये क्या कहलाएगा, वियोजन कहलाएगा। जैसे फेरिक सल्फेट है, इसको जैसे ही गर्म किया तो जो है Fe2O3 और SO2 और SO3 में बदल गया। यानी ऐसा नहीं कि दो को ही बनेगा, यहाँ लिखा हुआ दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में, अधिक नए पदार्थ में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक वियोजन। तो संयोजन मतलब जुटना और वियोजन मतलब टूटना। तो वियोजन मतलब टूटना और संयोजन मतलब जुटना। तो दोनों जोड़ के एगो बनेगा संयोजन, एगो जो है कई गो में बदलेंगे वियोजन। बात समझ आया। उसके बाद अगला विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आपको बताया गया होगा कि कोई आपके पास केमिकल है, कोई आपके पास कंपाउंड है, कोई आपके पास विलयन है, और उस विलयन में क्या कर रहा है कि दूसरा का चीज जैसे ही ला रहे हैं तो उसको हटा के ऊपर जगह के पकड़ ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और एग्जामिनेशन का दुलरुआ बात है,
डायरेक्ट पूछता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, परिभाषित करें, कि विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करो। तब विस्थापन एक नाम है, विस्थापन, विस्थापन मतलब उसको हटाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट है, सोचिए कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया करा रहा है किरा से, फेरिक से। किससे करवा रहा है? फेरिक से। तो ये क्या करेगा कि जैसे मिलेगा ना तो ये कॉपरवा के जो है ये कॉपर को हटा देगा, इसको हटा देगा और ओकर जगह यहाँ पर ही खुद चलाएगा। तो इसको हटा के खुद चलाया तो यही कहलाता है क्या? रासायनिक क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब हटाना। 4 विद्यार्थी एक बेंच पर बैठा हुआ है, उसमें से आया कहा कि तेरे से हाथ जोड़ना, नहीं हट रहा था, बैठो तो साइड होकर बैठो था, बेचारा तो बैठ तो गया। कुछ देर के बाद पता चला कि लिखे में बन ही नहीं रहा, तो वो बेंच छोड़ के दूसरा जगह चल गया। यानी यही हुआ कुछ विस्थापन अभिक्रिया, उसको हटा के उसका जगह के वो पकड़ लिया। ठीक है, उसी तरीके से जिंक से करवाएंगे। किससे? जिंक से। तो जिंक से करवाएंगे तो क्या बनाएगा? तो जिंक, जैसे ही जिंक को अभिक्रिया हम करवाए किसरा से? किसरा से करवाए? कॉपर सल्फेट से। किससे? कॉपर सल्फेट से। तो ये क्या बनाएगा? तो ये बना देगा, ये कॉपरवा को हटा देगा, कॉपर को हटाएगा, चला देगा कुछ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और यहाँ बन जाएगा कुछ सीओ, यहाँ बाहर कर देगा इसको। उसी तरीके से एकरा में करेंगे, इसमें तो कॉपर सल्फेट रहेगा। अभी जैसे ही कॉपर सल्फेट रहेंगे तो कॉपर सल्फेट से क्या करेगा? कॉपर को हटाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कुछ पीबी, जिसको लेड कहते हैं, शीशा कहते हैं। फिर उसके बाद लेड सल्फेट और कॉपर को क्या करेगा? हटा देगा। तो था इसी का घर, था इसी का घर। देखो इसमें इसका घर किसका है? तो कॉपर सल्फेट का है, कॉपरे का है, लेकिन एकरे घर में से एकरे हटा के वाली जगह पकड़ ले रहा। तो ये वाला कहलाएगा कुछ विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ रहे? चलो उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो अगला उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जैसा अभिक्रिया जो है, कुछ अभिक्रिया ऐसे होता है जो उष्मा को लेता है, जिसको उष्मा शोषी कहते हैं, और कुछ अभिक्रिया ऐसे है जो उष्मा निकालता है। तो जो उष्मा निकाले ओकरा कहते हैं कुछ उष्मा क्षेपी। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी। अब उष्मा क्षेपी में कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। तो उष्मा निकलेगा तो उष्मा क्षेपी कहलाएगा। जैसे मेथेन में ऑक्सीजन को मिलाया, मेथेन में ऑक्सीजन को मिलाया तो बना दिया कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और साथ में निकाल रहा है क्या? ऊर्जा। साथ में क्या निकाल रहा है? ऊर्जा। साथ में ऊर्जा निकाल दे रहा है, तो यही कहलाता है कुछ उष्मा क्षेपी, मतलब उष्मा निकल रहा है। जैसे ग्लूकोज है और ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला तो बना रहा है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, आप प्लस ज्यादा मात्रा में निकालता है क्या? ऊर्जा। और यही एक प्रकार का श्वसन क्रिया है कि जब हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन टूटता फटता है, और हमारे श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है ओकरा से वो टूट जाता है और टूट के बदलता है केकरा में? तो H2O पानी में, जिससे पसीना भर के बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाष्प द्वारा निकल रहा है, और ऊर्जा जिसके सहायता से आप यहाँ पर ही आए हैं। 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप जैसे बोले थे जो बोझा फेंकना है, हटाना है, इधर सुधर करना है, तो आप नहीं जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ही एकदम खाना खिलाए तो ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, पानी निकालेगा, और साथ में आपको भरपूर मात्रा में देगा क्या? ऊर्जा। तो ऊर्जा निकल रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं कुछ उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखेंगे तो श्वसन, साग सब्जी, वनस्पति का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना भी क्या कहलाता है? उष्मा क्षेपी। कंपोस्ट कहने का मतलब होता है कि एक डस्टबिन है, उस डस्टबिन में हम क्या किए कि साग, कोई साग समझते हैं ना, साग जैसे पालक की साग हुई, लाल साग, हरा साग, ये सब चीजें, या कोई सब्जी या कोई खेर पतवार, उसको सब एक में डाल दिए। डालने के बाद जो सड़े गलेगा ना तो देख रहा उससे जो है गर्मी निकलते रहता है। खास करके देखना ठंडा के मौसम में जितना भी कुत्ता होता है वो कुत्ता सड़क पर ना सो के पुरतिया में ठंडा के दिन में सुता रहेगा। कहाँ पे? जहाँ पे कचरा फेंकाता है, जहाँ पे। अब वहां पे क्यों रहता है? क्योंकि इसके तुलना में वहां पे थोड़ा सा उसको कालेगा, गर्म लगता है। कभी कभी ऐसा देख रहा कि अगर जो कुत्ता जहाँ पे बैठा है धोखा सोहा पे पैर जैसे ही रखेगा तब पैर जो है गर्म लगेगा,
तो गर्म करने का मतलब कुछ उससे उष्मा निकल रही है ना। और एग्जामिनेशन में थोड़ा सा पूछता है कि श्वसन एक कैसी क्रिया है, श्वसन एक कैसी क्रिया है, तो श्वसन कैसी क्रिया है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन कैसी है, उष्माक्षेपीय है। तो श्वसन उष्माक्षेपीय है। शाक सब्जी वनस्पति का विघटित होकर कंपोस्ट खाद का बनना, प्राकृतिक खाद के रूप में जो बदल जा रहा है। खेरपतवार गलने के बाद जो गनौरा होता है, हम लोग अपनी भाषा में जिसको गनौरा बोल रहे हैं, जहाँ पे कचरा फेंका रहा है, उसमें देखना कि ज्यादा कचरा का मार लग जाता है, तो हमारे पिताजी आते हैं उसको कटवा के खेत में डलवा देते हैं, और जैसे ही खेत में डलवा देते जस्ट लाइक वो खाद वाला काम करने लगता है और पैदावार अच्छी होती है। तो उसी को बोलते हैं कोची कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। तो कंपोस्ट का बनना भी क्या कराता है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो क्या तीनों बात समझ में आया। सबसे पहला संयोजन, संयोजन किसको कहते हैं कि दो या दो से अधिक मिलकर अगर नया बनाएगा तो क्या है, संयोजन। और एक होता है वियोजन। वियोजन है कि एक बड़ा चीज टूट जाएगा छोटे छोटे भागों को कहलाएगा वियोजन। और वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकले उसको क्या कहेंगे, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बात समझ रहा है। श्वास जो ले रहे हैं आप, जो श्वसन क्रिया जो हो रही है वो कौन है, उष्माक्षेपीय है। जब आप गैस खींचते हैं तो वो ठंडा होता है, लेकिन कस के जो है ना हाथ के सामने करके भाप मारिए, जैसे ही भाप मारोगे तो ये भाप देख रहा कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। ठीक है, एक गर्म महसूस होता है, इस चीज को समझेंगे। अगला एक होता है उष्माशोषी। उष्माक्षेपी होता है कि उष्मा खुद निकालता है, और उष्माक्षेपी होता है कि उष्मा को क्या करता है, लेता है। जैसे हम जो है AgCl है, सूरज के प्रकाश में जैसे विक्रिया करवाते हैं तो Ag और Cl क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, तो पिघल रहा है कब, जब बाहरी वातावरण से ठंडा ले रहा है तब। अरे तो बताओ कि बर्फ जो है जमल है 0 डिग्री पर, बर्फ जमल है कितना पर, और उसको ले जाकर -1 डिग्री पर हम रख दिए, तो पिघलेगा क्या और जमेगा, और जमेगा, पिघलेगा नहीं, क्योंकि पिघलने के लिए बाहरी से टेम्परेचर उसको चाहिए। बाहरी से क्या चाहिए, टेम्परेचर। तय कराता है कौन, उष्माशोषी। और दोनों में अगर जो गौर करोगे ना तो एक बात समझ में आएगा कि उष्माशोषी में एगो दूगो भाग में टूट जा रहा है, उष्माशोषी में 1-2 भागों में टूट रहा है, उष्माशोषी में 1-2 भागों में या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है। और अगर जो उष्माक्षेपी देखेंगे, उष्माक्षेपी तो 2 चीज मिलकर एक चीज का बना रहा है, 2 चीज मिलकर एक चीज का नहीं बना रहा है। देखो ये 2 चीज मिलकर एक से अधिक चीज का मिला रहा है, तो इसमें जुट रहा है, इसमें क्या कर रहा है, और इसमें देखेंगे तो इसमें क्या कर रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है कि ना। यानी यहू हम कह सकते हैं कि जुटना के तो संयोजन कहते हैं, जुटना क्या कहते हैं, और टूटना के क्या कहते हैं, वियोजन। तब वियोजन जो अभिक्रिया है जो टूट रहा है वो एक प्रकार के कौन है, और जो संयोजन जो अभिक्रिया है एक प्रकार क्या है, उष्माक्षेपी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बात समझो। उष्मा संयोजन अभिक्रिया किसका उदाहरण है, और वियोजन अभिक्रिया किसका उदाहरण है, उष्माशोषी का, क्योंकि इसमें एक टूट के 2 हिस्से में बट रहा है और उसमें 2 हिस्से मिलकर एक हिस्से बन रहा है। बात समझ रहा, तो इस चीज को याद रखना है। एक एग्जामिनेशन में पूछेगा उष्माशोषी एक प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन की वियोजन की विस्थापन, तो क्या होगा, उष्माशोषी तब वियोजन, और उष्माक्षेपी को जो जाएगा संयोजन। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद अगला बात करें तो द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन, द्वि मतलब 2 होता है, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2, तो द्वि मतलब 2 होता है, और 2 का मतलब होता है कि जब कोई अभिक्रिया होगा तो 2 या 2 से अधिक यौगिक अपने आयनों का लेन देन करेगा। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक अपने आयनों का लेन देन करे तो ऐसा वाला को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब विस्थापन एक होता है कि जेकरा में एगो हटता है, जैसे देखो इसमें देखो, जैसे हम लोग विस्थापन पढ़ रहे थे, ये विस्थापन, तो इसमें क्या कर रहा था कि लोहा जो है ना केवल कॉपर को हटा रहा था, केवल किसको, कॉपर को हटा दिया, बाकी सब ठीक ठाक रह गया, तो एगो के हटाया ना। लेकिन द्विविस्थापन में होगा क्या कि एगो के नहीं हटाएगा, हटाएगा कितना को, 2 को बनाएगा। जैसे HCl और NOH, HCl और NOH। अब एक में देखेंगे तो Na जो है ना उस Cl से मिल गया, Na किससे मिल गया, Cl से, और H2H
तो 2H और एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन। तो ये जो OH जो है वो H से मिल गया और जो Cl है वो कौन से मिल गया, N से मिल गया। तो एक प्रकार के कंपाउंड नहीं बना, दो प्रकार के कंपाउंड बना और दोनों अपने आयनों का लेन देन कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। तो ऐसा वाला अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। और सबसे ज्यादा ये सवाल पूछी जाती है, सबसे ज्यादा सवाल पूछी जाती है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक अपने का आयनों का अदला बदली करके एक नए आयन का या यौगिक का निर्माण करता है, नए यौगिक का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब एक वो नहीं दो का स्थानांतरण करेगा। बात समझ में आया। चलो अगला देखोगे तो अगला क्या कह रहा है, अगला है विकृति गंधता। अब विकृति गंधता क्या है, तो विकृति गंधता तो लोग समझता होगा, ये बतावल गया होगा कि कोई भी खाद्य पदार्थ खाने वाली चीजें बनाते हैं जो तेल वगैरह में भूंजा गया है, ये तैलीय पदार्थ है। वो तैलीय पदार्थ को जैसे ही हम ऑक्सीजन के वातावरण में छोड़ देते हैं या वातावरण में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन को अपचयित कर लेता है। क्या करता है, अपचयित कर लेता है। और अपचयित करके एक बदबूदार बन जाता है, दुर्गंधित हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकृति गंधता। विकृति क्या, गंधता। सुबह जो है कल शाम में किसी प्रकार का कोई भोजन बना था, लेकिन छोटकी सिस्टर ने कहा किया कि उसको अच्छा लगा तो घेचे लिया 2-4 थरिया और तनी वाली बचा होकर चौकी के नीचे घुसा दिया और घुसैला के बाद गया भूला। परसों बनी थी, आज भी रह गई। और कल जब मम्मी झाड़ू लगा रही थी तब पता चला कि उन्हें से निकल रहा है, लेकिन जैसे ही गिरा एकदम महक रहा है। तो महक जो रहा है ना, इसी महकना को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति गंधता। तो बात समझ आया कि कोई भी तला भुना हुआ सामान ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ज्यादा दिन होने से ऑक्सीजन को अपचयित कर लेता है, ऑक्सीजन से अपचयित हो जाते हैं और उसके बाद वह दुर्गंधित हो जाता है, महकने लगता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति गंधता। विकृति गंधता। उसके बाद लौ से आपका सवाल पूछता है कि लौ से भी सवाल आपके पूछता है कि कौन सा भाग कितना ज्यादा होता है। जैसे अगर जो एगो मोमबत्ती देखो तो एगो मोमबत्ती हमने यहाँ पे जलाया है, यहाँ पर एगो मोमबत्ती जलाया है। इस मोमबत्ती के सबसे बाहरी जो भाग देखेंगे ना, ये बाहरी वाला जो भाग रहेगा वो नीला रहेगा। जैसे गैस जलाते हो, घर पर गैस जलाया तो गैस जलाता है तो लाल जलता है नहीं, लाल जल रहा है इसका मतलब कोई सही से नहीं जल रहा। जब पूरा तरीका से जलता है तो कैसा दिखता है, नीला। और नीला जो दिख रहा है इसका मतलब है कि पूर्ण दहन हो रहा है। और सबसे गर्म भाग वही होता है, सबसे गर्म भाग वही होता है। कौन वाला सबसे गर्म भाग, ये वाला जो नीला दिख रहा है जहां पे वो जल रही है। और कम गर्म कौन वाला, पीला वाला। कम गर्म कौन वाला, पीला वाला। तो यहाँ पर ध्यान देखना कि जो नीला वाला जो भाग है, नीला वाला वो जल रहा है। और नीला के जस्ट बगल में जो लाल दिख रहा है ना, नीला के जस्ट बगल में क्या दिख रहा है, लाल। वो लाल सबसे गर्म भाग होता है, सबसे कुछ गर्म भाग। जो पीला वाला भाग होता है, पीला, वो पीला सबसे कम होता है, कम गर्म होता है। और पीला सबसे कम गर्म, और सबसे कम गर्म कुछ होता है, पीला। सबसे कम गर्म क्या होता है, पीला। और उसके बाद पीला जो क्षेत्र है ना, इसका मतलब है कि सही से नहीं जल रहा। जब गैस जलाते हो तो हल्का पीला टाइप को जल लगता है। अब पीला टाइप का जल रहा है, बर्तन आप रखे ना, तो बर्तन के नीचे देखना कालिक बना देता है, कार्बन बना देता है ना, दाग धब्बे लग जाते हैं। और दाग धब्बा लग रहा है, इसका मतलब कि सही से नहीं जला है। क्योंकि जब सही से जल जाता है तो किसी प्रकार के कोई कार्बन छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये आंशिक रूप से जल रहा है। और ये जो दिखेगा ना, ये वाला भाग, काला वाला भाग, बत्ती जो रहता है ना काला, ये वाला पर कोई गर्मी होवे नहीं करता, वहां से जलित नहीं रहता है, जलित रहता सबसे ऊपर। तो आपसे बोलेगा कि लौ जो होते हैं, लौ सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है, तो नीला वाला नहीं, लाल वाला। कौन वाला, लाल वाला। अब पूर्ण दहन कौन सा भाग होता है, नीला वाला। नीला वाला पूर्ण दहन, लाल वाला सबसे गर्म, पीला वाला सबसे कम गर्म, ठीक है। और सबसे कम गर्मी इसी में रहेगा, मध्य भाग पीला रहेगा, ठीक है। और जो
काले वाला भाग होता है वहां पे गर्मी नहीं होता है। तो ये चीजें आपसे पूछेगा, ध्यान में रखेगा। जैसे ही पूछेगा लाओ तो घरे चल जिहा। अच्छा पूरा जो है नीला जल रहा था मतलब पूरा जलता है, पीला जल रहा है सही से नहीं जल रहा है, और काला जल रहा है वहां पे तो अंगुरी सुधर के बुझा सकते हैं। जैसे ही इसको देख रहा है इसको लोग बंद करता है, इसको बुझाता है, तो लोग ऊपर से इसको ऐसे नहीं करता है, इन्हें से गया और टप से पकड़ लेता है किसी के बत्ती जो है वो बत्ती क्या करता है पकड़ लेता है, ताकि नीचे से ईंधन नहीं करे तो जल भी नहीं करेगा। आईने की रंग ऊपरे से आराम से ला रहे हैं कि तनी जला देते हैं, तो यहाँ इतने इतने तोरे जला देगा, गड़बड़ा देगा काम। तो ये बात समझ में आया, तो इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद इतना बात आप याद रखेंगे जिसमें फिर से मैं याद है रासायनिक संयोजन, रासायनिक वियोजन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, यही सब आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो आगे है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है। और ऑब्जेक्टिव पे बात करें तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चाहे तो याद रखना, चाहे तो खड़िया बोले या संगमरमर बोले या पत्थर बोले, है ना, या भाखरा बोले, भाखरा, भाखरा चूना या भाखरा पत्थर ऐसे नाम से इसको जानते हैं, या संगमरमर बोले, तो ये सब कौन सा नाम किसको जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को डालते हैं किसमें, पानी में, तो जिसके द्वारा फिर पोतैया करते हैं, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो Fe2O3Al, और ये बन गया, इससे ये बन गया है, तो ये बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन की, विस्थापन की, वियोजन। तो ये बात तो क्लियर है कि वियोजन नहीं है, वियोजन नहीं है, ताकि वियोजन में टूटता है, ये तो जुट रहा है, लेकिन जुटियों में देखेंगे तो Fe2O3 है, Fe2O3, और Fe को हटा दिया है, एक जगह यहाँ पर A चल गया है, Al चल गया है, तो ये करा हटा के आ गया है, तो कौन सी है, विस्थापन, विस्थापन क्या ना, तो विस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना, फल साग सब्जी आदि का कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, कौन प्रकार के, ऊष्माक्षेपी, बिल्कुल। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, याद रखना। उसका लौह चूर्ण पर तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना, तो लौह चूर्ण पर मतलब लोहा पर HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो ध्यान देना, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं होती, नहीं, गलत बात, आयरन लवण एवं जल बनाता है, ये गलत बात। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, कुछ करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकालेगा। चलिए अगला बोल रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। उसके बाद आगे बात करें, निम्न में से कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं है, संतुलित मतलब समझते हैं ना, जितना Na होना चाहिए इतना Na होना चाहिए, अभिकारक आय प्रतिफल दोनों दोनों बराबर, तो 2 और 2 कितना, तो 4 है और 2, तो ये 2 का में है, तो ये संतुलित है। इसमें चेक करोगे तो 2KCl और 3 दूना 6, ये ठीक है। इसमें करोगे तो H2Cl2, तो 2 आगे लग गया, ठीक है। एक में 2 गो तो 2 गो और ऑक्सीजन के एगो बता रहा है, और चुनने को जिक्र अभिक्रिया नहीं है, तो यही वाला है। ठीक है, ये हो जाता कब, जब एक आगे लगा दे 2 और यहाँ लगा दे कितना 2, तब संतुलित हो जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ चुनना है कुछ संतुलित अभिक्रिया नहीं है, तो ये चीज है। ठीक है, अगला, भाखरा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, एकदम दिमाग में रखना। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो आगे दूसरा पाठ अब हम लोग का आता है, दूसरा पाठ का नाम है क्या, अम्ल क्षार और लवण। अब अम्ल क्षार और लवण में देखते हैं कि अम्ल क्षार और लवण में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अम्ल क्षार और लवण में हम लोग जानते हैं कुछ अम्ल के बारे में। और अम्ल किसको कहते हैं, तो एक रासायनिक पदार्थ जो पानी के साथ घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है,
जो हाइड्रोजन आयन देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। या स्वाद में जो खट्टा होता है वो कुछ ही है, अम्ल है। तो चाहे स्वाद में खट्टा हो या घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता हो, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कौन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसको हमने याद करने के वो तरीका बताया था। क्या बताया था कि जैसे तोरा से बोले कि इमली में कौन सी, तो टारटरिक। अब कहेंगे टारटरिक कैसे याद होगा? तो टारटरिक कहने का मतलब कि ज्यादा इमली खा लेंगे तो दतिया अपने में लड़ने लगता है और टर कट कट करने लगता है, आवाज करने लगता है। तनी सा खाए एकदम दांत जो आवाज कर रहा है, तो दांत टरटराए लगे तो समझ जाना कि बेटा इमली घींच लेना है ना। तो इमली घींच लिया तो दांत कुछ रहेगा, टरटराए रहेगा। उसके बाद टमाटर, एकदम मन किया कि तो टमाटर खाए, एकदम लाल देख के उठाए, लेकिन जैसे ही फाड़े महक रहा था, इतना महक रहा था ना कि खाए लग करे तो उल्टी आवे लगा, वो काय आवे लगा, फेंक दे बाहर उसको। तो जैसे ही वो काय आवे लगेगा तो समझ जाना कुछ ऑक्जेलिक, यानी टमाटर में कुछ ऑक्जेलिक है। कौन अब? ऑक्जेलिक, यानी वो काय आवे लगे तो ऑक्जेलिक, और दांत टटराए लगे तो कुछ इमली। ठीक है। उसके बाद संतरा या नींबू की बात करें तो जैसे ही हम नींबू नहीं खा रहे थे लेकिन बगल वाला देख रहे थे ना कि नीमक पर जो सटा सटा के धरके चाटले है, वो चाट रहा है और दैया हमारे सिहर रहा है, तेरे कैसे खाए, तेरे दैया गनगना रहा है। तो देश सिहर रहा है मतलब कुछ सिट्रिक एसिड। अब जैसे नींबू बोलेंगे तो कौन? अब सिट्रिक एसिड। जैसे ही चींटी का डंक बोलेंगे तो देखे में चींटी है जरा हम बहुत छोटा चीज समझ रहे थे, लेकिन जैसे हमारा काटा माथा एकदम खराब कर दिया, एकदम माथा खराब कर दिया, तो समझ आएगा चींटी के डंक में कुछ मेथनॉल, चींटी के डंक में कुछ मेथनॉल कमी। जैसे ही खट्टा दूध की बात करें तो एकदम खट्टा दूध रहेगा ना, और जैसे मुड़िया डालेगा और हटाएगा तो लसर लसर करते रहेगा। अब जैसे ही लसर लसर करे तो समझ जाना कुछ लैक्टिक अम्ल, ऐसे लैक्टिक अम्ल। जैसे ही नेटल का डंक, तो नेटल समझता है, नेटल एक प्रकार का पौधा होता है। क्या होता है? पौधा, जिसके कांटे यदि चुभ जाता है ना तब माथा खराब हो जाता है, यानी कांटा चुभ गया तो कुछ माथा खराब, जरा नाम है कुछ मेथनोइक अम्ल। और सिरका, सिरका में कुछ एसिटिक अम्ल, सिरका में कुछ एसिटिक अम्ल। तो बिल्कुल सभी को याद हो जाना चाहिए, इमली खाइला के बाद टर टर करेगा तो कुछ टारटरिक, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, एकदम खाए का मन किया खाएगा तो वो खाए आने लगा था कुछ ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा नींबू खा रहा था वो, लेकिन दैया हमर सिहर रहा था कुछ चींटी के डंक देखे में छोटा था लेकिन काटा तो दिमाग खराब, ये तो नहीं कभी। एकदम खट्टा दूध में लसन लसन कर रहा, नेटल का डंक में ये तो नहीं कभी, सिरका में एसिटिक अम्ल। याद हो गया है ना? तो बिल्कुल इसको आप उस तरह से याद करेंगे। यहाँ पे देखो उसका उदाहरण दिया गया है, HCl में H2O मिला तो हाइड्रोजन आयन मुक्त किया, इसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ठीक है। अम्ल के कुछ गुण होता है। अम्ल के गुण क्या होता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे धातु में अम्ल मिला, जिंक में H2SO4 मिला तो ZnSO4 और निकाल रहा है कुछ H2O। क्या निकाल रहा है? H2O, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। जैसे अभी बताए थे कि फेरिक में अभिक्रिया कर रहा था कुछ HCl, HCl एक प्रकार का था, अम्ल था, तो बना लेता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। इस बात को ध्यान रखना। धातु में जैसे कॉपर C3H6O3 में मिल रहा है तो बना दे रहा है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो याद करना है कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? दूध और दही में। अभी बताया कि दूध और दही में कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो धातु से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण स्वाद उसका क्या होता है? बदल जाता है। स्वाद बदल जाता है, खाने में मजा नहीं आता है। इसीलिए तांबे या पीतल के बर्तन में खट्टा चीज को नहीं खाना चाहिए। अरे तो अगर एकदम आपके पास बर्तन है पीतल का, थाली, और में डाल दो दही, सुबह पर देखना ओकरा में दाग लग जाएंगे, और दाग इस प्रकार से इसको धोना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है और वो खराब भी हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे
कॉपर में दही रखे तो कॉपर के लवण बनाएगा, क्या बनाएगा? लवण। खाए में लगना चाहिए खट्टा, लेकिन लगे लगेगा नमकीन, क्या कि बना दिया कुछ लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? मुक्त करेगा। इस चीज को पहला याद रखना कि धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तांबे के बर्तन में खट्टे चीज को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि खट्टे चीजों में क्या होती है? लैक्टिक अम्ल होता है ना। दूध दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल अभिक्रिया करके लवण बना लेता है, जो खाने लायक नहीं रहता, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अगला हम लोग देखें तो अगला है अम्ल का उपयोग। अम्ल का उपयोग कहाँ पे करेंगे? तो अम्ल का उपयोग करते हैं पाचन क्रिया में। हम लोग जो भोजन करते हैं और जो पच रहा है वो किसके वजह से? अम्ल की वजह से। यदि अम्ल नहीं होता ना तो पाचन क्रिया संभव नहीं था, नहीं संभव, नहीं पच नहीं पाता, खाना भोजन नहीं पचता। क्यों नहीं पचता? क्योंकि पचाने में अम्ल की आवश्यकता है। इसीलिए कभी कभी देखना कि यदि आदमी की बात करें तो जो मांसाहारी होता है, जो मांसाहारी, वो ज्यादा मांस पचा लेता है, लेकिन ज्यादा कब पचाता है? जो उसके शरीर उस तरह के बॉडी को जो है एसिड बना के रख ले। लेकिन जो शाकाहारी है, जो कभी खाइबे नहीं किया चिकन वगैरह, वो अगर जो एक आध पीस खा लेगा तो सब पचबे नहीं करेगा, क्योंकि शरीर उस प्रकार से एसिड बना के नहीं रखा है। तो इंसानों में ऐसी होती है, और जानवरों में जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, जैसे कुत्ता, शेर, चीता, ये सब चीजें, इस सबके पेट में अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर जो उसके पेट के अम्ल हमारे पेट में डाल दिया जाए ना तो हमारे अतड़ी को गला देगा। कुत्ता के देखना इतना मजबूत पेट होते हैं, इतना ज्यादा एसिड की मात्रा होती है कि हड्डियों घींच लेता है, पचा देता है। हमने किसी तो मस में नहीं पचता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ये चीजें आएगा किसमें? पाचन क्रिया में। किसका उपयोग करते हैं? अम्ल का। उसके बाद खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में मतलब खाना को ज्यादा दिन तक बचाना है तो में एसिड डाल दीजिए तो ज्यादा दिन तक बचल रहेगा। खट्टा चीज जल्दी खराब नहीं होता। नींबू काट के छोड़ दो, खराब हो जाएगा? नहीं। लेकिन उसने जगह पर आप जो है क्या कीजिए कि आम काट के छोड़ दो। आम काट के छोड़ दो तो अभी छोड़ेगा, कल खाएगा, वो खट्टा हो जाएगा। तो खट्टा हो रहा, खराब हो जा रहा, तो वो खट्टा हो रहा, लेकिन खट के छोड़ देंगे, वो कुछ होगा? मीठा हो जाएगा? नहीं, वो और खट्टा हो जाएगा। तो वो जो है खाद्य पदार्थों को बचाने में। सफाई में एसिड का उपयोग, सफाई में, सर सफाई, घर उड़ के साफ करने में हम लोग करते हैं। बैटरी में आप जानते हैं कि H2SO4 डाला रहता है। H2SO4 जो पानी के रूप में है कुछ है H2SO4। और उर्वरक के निर्माण में मतलब खाद बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? एसिड का। तो एसिड का उपयोग समझना। अम्ल का उपयोग कहाँ? पाचन क्रिया में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण मतलब बचा के रखने में। ठीक है, सफाई में, बैटरी में, और कहां पर? उर्वरक बनाने में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो उसके बाद अब आता है क्षार। क्या आता है? क्षार। क्षार कुछ कहता है तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, या जिसका पीएच मान 7 होता है, जैसे साबुन, अमोनिया, बुझा हुआ चूना, है ना। अब पीएच मान 7 होता है तो पीएच स्केल आप जब पढ़े थे तो आपको याद होगा कि 0 से 7 तक और 7 से कहां तक? 14 तक। तो यहाँ पर अगर जो देखे तो 0 से 7 तक, या 7 से जो नीचे आता है ना वो एसिड होता है। क्या होता है? और 7 से जो ऊपर जाता है वो क्या होता है? क्षार होता है, बेस। और यहाँ पर जो रहता है वो कैसा होता है? उदासीन। कैसा रहता है? उदासीन। अगर जो कभी भूल आ जाना तो याद रखना पहले ए आएगा, पहले कुछ आएगा और फिर आएगा कुछ बी, यानी 7 से ऊपर तो बेस और 7 से नीचे एसिड। ठीक है, तो एक से जो नीचे रहेगा वो एसिड कहलाएगा अम्ल, और एक से ऊपर रहेगा कुछ कहलाएगा बेस। यही लिखा है। वैसा पदार्थ जिसका, वैसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। बात समझाया? उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर जो हम इसको गुण में बात करें, किसका? क्षार का, तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और क्षार पानी में घुलता है, साथ में लाल लिटोस पत्र को क्या करता है? याद रखना, क्षार लाल लिटोस पत्र को नीला करता है। क्षार लाल लिटोस पत्र को नीला करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि एग्जामिनेशन में आपको याद है नीला, बगल वाला कह दिया कि न दवा याद ही अब पढ़ के हुए। नीला के लाल कर है या लाल के नीला कर है, खुद कंफ्यूजन में रहेगा। और आप कॉन्फिडेंस में फिर भी आपको कंफ्यूजन में ले आनेगा। तो कैसे याद करेंगे?
तो याद रखना कि जो लाल लिटमस पत्र रहेगा, एकदम होने से आ रहा है वो आदमी लाल लाल आंख करके कि आज ओकरा जो है ना गर्मी झाड़ देंगे, लेकिन धोखा से मुलाकात हो गया छार से, धोखा से मुलाकात कह रहा हो गया। तो ये जो लाल लाल हो रहा था ना, ये करे छार एक गर्मी को क्या कर दिया, झाड़ दिया, और लाल को कोशिश कर दिया। आया था आग बन के बना दिया पानी, आया था आग बना दिया कुछ पानी। तो लाल के गर्मी को झाड़ देता है कौन, छार, और कर देता है कुछ नीला, और पानी का रंग भी ब्लू नीला ही होता है। एकदम लाल लाल हो गया था कि आज वो कलवा पकड़ के टांग ले, जैसे ही बगल में मिलेगा पता चला कि हमारा से खड़का वही था, हमारा से ज्यादा जो है उदंड वही था, तो हमारा कुछ पूरा गर्मी हमारा का के दिया, झाड़ दिया। तो झाड़ देगा कौन, छार, याद रखना। तो लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, छूने पर कैसा होता है, एकदम चिकन जैसे साबुन, साबुन एकदम साबुन के हाथ में पकड़ के कस के पानी में लेके दबाएंगे, साबुन भारी जगह गए तो चिकना होता है। साथ में अम्ल को क्या करता है, एसिड, जब एसिड से विक्रिया करेगा तो उसको क्या करेगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला याद रखेंगे कि क्षार के कुछ जो है ना गुण, क्षार के गुण में सबसे पहला गुण है क्या, तो क्षार के गुण है कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और कुछ बनाता है, जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल ही बनाता है, जैसे NOH KH सब कुछ है क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है, और इसे किया तो बना दिया NaCl कुछ कैसी है, जो कहीं कुछ है लवण है, और लवण मतलब नमकीन लगेगा, लवण मतलब नमकीन। आप पहले देखेगा तो पहले कुछ था कड़वा, ये कुछ था खट्टा, ये कोई था, अरे कोई था, दोनों मिल के लगे लगा नमकीन, नमक जैसा स्वाद आने लगा, है ना, तो ये चीज करता है। उसके बाद क्षार के कुछ उपयोग की बात करें तो क्षार का उपयोग हम लोग करते हैं कहा, साबुन एवं डिटर्जेंट के निर्माण में। जैसे कल भी हमने बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि साबुन के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, क्षार का। और साबुन का प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय, कैसा होता है, क्षारीय, है ना। तो साबुन के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो साबुन या डिटर्जेंट के कुछ में निर्माण में। ठीक है, उसके बाद जल के मृदुकरण, मृदुकरण करने का मतलब कि जो कड़वा जल है जिसको पीने लायक नहीं है, उसको साबुन से घोल के थोड़ा सा उसकी कड़वाहट को दूर किया जा सकता है, पानी को मीठा किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, मृदुकरण। उसके बाद है साफ सफाई में, अब साबुन डिटर्जेंट है, साबुन और सर्फ जब बनिए गया है तो साफ सफाई में तो करेंगे ही, साथ में इसका उपयोग करते हैं कौन सी दवा में, आप विशेष करके कौन दवा, एंटासिड, जिसका नाम है कौन सी एंटासिड। कल भी हम लोग स्लाइड देख रहे थे, उसको बताए थे, आया था कौन सी एंटासिड। हुआ कौन सी की रात में चल गए बाराती, 2 बजे तक नागिन डाइस मारते रह गए, खाना खाया पचवे नहीं किया, जैसे ही आ गया था पेट में गुड़गुड़ा हड़बड़ और ऐठन महसूस हो रही है। अब जैसे ऐठन महसूस हो रहा है इसका मतलब खाना नहीं पचा, और खाना नहीं पचा तो कुछ नहीं, मार्केट से ले आनेंगे कुछ एंटासिड और हम यूज कर लेंगे, तो जो अम्लीय था उसको उदासीन कर देगा, क्या करेगा, उदासीन, उसको जो है गर्मी को खत्म करेगा और हमें आराम देगा। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं एंटासिड में। और कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में होता है जैसे कोई खेत में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई है, पैदावार सही से नहीं हो रहा है, तो वहां पे छिड़काव करते हैं किसका, क्षार का, उसको क्या करता है, उपजाऊ लायक बना देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर जो उपज नहीं रहा है तो लोग क्या करते हैं कि कुछ दूर तक के मिट्टी को कटवा के हटवा देता है, फिर नया मिट्टी में पैदावार करता है, भनाभन बनता है। तो एसिड की मात्रा बढ़ जाने से पैदावार में कोई कमी आता है तो उसके जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं किसका, क्षार का, किसका, क्षार का, क्योंकि उसकी पैदावार को फिर से वो वापस लाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले लवण के बारे में। तो लवण क्या है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से मिलेगा, यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। उदासीनीकरण मतलब एक दूसरे को उदास करेगा, ये जो अम्ल जो है वो क्या उदास करेगा, क्षार को, और क्षार उदास करेगा क्या, तो अम्ल उदास करेगा क्षार को और क्षार उदास करेगा अम्ल को, और दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, उदासीन करेगा। और उदासीन करके जो तीसरा चीज बनेगा वो तीसरा चीज क्या बनेगा, लवण। यही आप बोल रहा है कि उदासीनीकरण के पश्चात बनता है, उदासीनीकरण के पश्चात बनता है ना। तथा जिसका पीएच मान 7 के क्या होता है, जैसा कि यही बताया, यहाँ पे देखेंगे तो ये आएंगे तो पहले एसिड फिर यहाँ पे कुछ, लेकिन 7 पर आएंगे तो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, लवण रहेगा, ये यहाँ पर लवण ही बनाएगा। ठीक है,
उसके बाद स्वाद में कैसा होता है? नमकीन। पानी में घुलेगा तभी तो शरबत बनाएंगे ना, है ना। लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव कुछ नहीं करता। नीला को लाल करता है एसिड, और लाल को गर्मी झाड़ता है कौन? क्षार। लेकिन ये नीला रहे चाहे पीला रहे चाहे ब्लू चाहे हरा, उसको कोई प्रभाव नहीं करता। ही कहता है कि बस हमारा उससे मतलब नहीं है। समानता कमरे के ताप पर कुछ में होता है, ठोस में। जैसे घर का नमक है, वो नमक हमारे घर में रखा होता है, पिघला हुआ है नहीं, किसमें है? ठोस में है। किसमें है? ठोस में। तो ये ठोस अवस्था में होता है। अम्ल एवं क्षार उदासीनी कर्म से बनता है, तो पहले भी चलते है ना। उसके बाद एक बात लिखा हुआ है कि ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का क्या होता है? सुचालक। कहने का मतलब कि हम यहाँ से गेट तक जो है नमक गिरा दें। क्या करें? नमक गिरा दें। और एक जगह पर हमने कहा करें वहां पे तार सुटा दे बिजली का, और फिर दूसरा जगह हम बोले कि पैर रख के देखो झटका मारा है कि नहीं, तो झटका मारेगा? नहीं मारेगा। नहीं समझा? हम यहाँ से नमक लाइन बाय लाइन गिरा दे और कहे कि वहां नमक पर पैर रखो, और यहाँ पर हम नमक वाला में बिजली का तार सटा है, तो क्या तो रहो झटका मारेगा? झटका मारेगा? नहीं मारेगा। झटका नहीं मारेगा। क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि ठोस अवस्था में है। कौन अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में रहता है तो विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। लेकिन जैसे ओकरा घोल के हम शरबत बना दिए, एक बाल्टी शरबत, और एक दिन कहे कि ठेका हुआ करंट ठेकाए, तब लाइन मारेगा? मारेगा। यही चीज यहाँ पे लिखल है कि ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, जबकि द्रव अवस्था में क्या होता है? सुचालक होता है। द्रव अवस्था में सुचालक होता है। ठीक है, इसी को याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यह मतलब क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, ये तो हम लोग पहले भी देखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मिस्टेक है, ये क्षार नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लवण। क्या पढ़ रहे हैं? लवण। क्या पढ़ रहे हैं? लवण। तो लवण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? भोजन में, स्वाद में। भोजन के स्वाद में, खाना में बना रहे कितनों गरम मसाला, हरा मिर्चा, कितनों गोलकी जीरा हम डाल दे, और धोखा से नमके नहीं डाले, तो माजा कटकटा के रह जाएगा, है ना। पूरा खाने बेकार हो गया। तब भोजन में स्वाद बढ़ाने में प्रयोग करते हैं किसका? लवण का। किसका? लवण का। जल के मृदुकरण करने में, जल जो पीने लायक नहीं होगा में नमक घोरने पर उसको पीने लायक बनाया जा सकता है ना। साफ सफाई में नमक का प्रयोग साफ सफाई में भी करते हैं। कभी कभी देखना कि हमारे यहाँ बूढ़ी जो माता होती, दादी नानी जो होती है, अगर जो उनका कोलगेट खत्म हो गया है, तो ये वो हाथ में एक चुटकी नमक और तनी मनी कड़वा तेल लेंगे, अब मार के धर के घींचने है कि देखिए बढ़िया साफ नाश्ता हो जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? उसको साफ सफाई में करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, साफ सफाई में। उसके बाद खाद्य परिरक्षक में, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले चीजों को बचाने में, इसका लाइव उदाहरण सबसे अच्छा क्या? आम के अचार। आम पड़ा था पर किस साल? पिछले साल फरा था, उसके अचार लगा के धर दिए है, और अब आइयो ताव से घिंच के खा रहे हैं। कोई दिक्कत है? और अगर जो नमक कम देंगे तब भुआ लग जाता, खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन नमक जितना डाल दे उतने अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना ना कि 1 किलो में 1 आध बोरा डाल दे, वो मतलब नहीं है, है ना। मतलब नमक बिना वो ठीक रहेगा? नहीं रहेगा, नमक उसमें डालना पड़ेगा, है ना, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में। और कृषि के क्षेत्र में नमक का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद इससे संबंधित और आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के दुलरुआ है कि विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या है? तो शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है, जो बुझा हुआ चूना है, एकरा से कौची प्रभावित करते हैं? क्लोरीन गैस। तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है कौची? CaClO2 ये बनता है ना, ये CaOCl2 बनता है, ये यहाँ पर बनता है। यहाँ पर देखो ये बना हुआ है, कौची बना हुआ है? विरंजक चूर्ण। क्या बना हुआ? विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण के साथ साथ ये चीजें बनता है, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, हमारा मतलब है कि रस से, विरंजक चूर्ण से। उसके बाद विरंजक चूर्ण का उपयोग देखेंगे कौची के रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। कौची के रूप में? जल मृदुकरण करने में, मतलब जल को शुद्ध करने में,
है ना, जल को कड़वाहट के दूर करने में। साथ में कागज कपड़ों को विरंजित करने में। विरंजित कहने का मतलब रंग को उड़ाने में। लाल है, इसको हम दूसरा कलर में व्हाइट में बदलना चाहते हैं तो कुछ न विरंजक चूर्ण का उपयोग करके इसको हम व्हाइट में बदल सकते हैं। क्या कि जानते हैं कि जितना भी कॉटन जो कपड़े होते हैं वो कपास से बनता है। कौन से? कपास से। और कपास उजला होता है। कपास क्या होता है? कंपनी वालों ने उसे कृत्रिम रंग डाल डाल के उसको लाल पीला हरा ब्लू गुलाबी कर दिया, लेकिन फिर से हमें उजला शर्ट चाहिए तो कौन सी डाल दे? विरंजक चूर्ण। उसको फिर से क्या करेगा? व्हाइट कर देगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अगला याद रखेंगे बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा से तो सब परिचय होगा, है ना। बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड लिए H2O, CO2, अमोनिया, और जैसे ही मिलाया तो बना कुछ अमोनियम क्लोराइड, और ये बन रहा है कुछ, इसी का नाम है कुछ बेकिंग सोडा। NaHCO3, इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग ये विरंजक चूर्ण नहीं है। विरंजक चूर्ण का तो उपयोग पहले था ना। यहाँ पर कुछ है बेकिंग सोडा। कुछ है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा में बात करें तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं कहाँ पर? अम्ल को उदासीन करने में। अम्ल को उदासीन करने में। अब कहा है कि जी अम्ल को उदासीन कैसे करेगा? तो क्योंकि बेकिंग सोडा का प्रकृति क्षारीय होता है। कैसा होता है? और क्षार रहेगा तो अम्ल को क्या करेगा? उदासीन करेगा। साथ में इसका उपयोग करते हैं कहाँ? रसोई घर में। रसोई घर मतलब सुनी था ना, जितना मई पुआ पकवान बना रहा है तो आज इस पर गोलगप्पा जो घिंचा है, गोलगप्पा में जब उसको आटा तैयार किया जाता है तो उसमें क्या डालता है? बेकिंग सोडा, जिससे वो क्या करता है? फूल जाता है। ठीक है, तो रसोई घर में खाना को शीघ्रता से बनाने में, खाना जल्दी बनाना है ना, तो वहां पर उपयोग इसको हम लोग करते हैं। अब क्या है कि जल्दी मतलब कुछ 2 घंटा खाना 1 घंटे में बना देगा नहीं, लेकिन जो गलने वाली चीज, जैसे हम लोग के घर में वो बर्री बनता है। बर्री का बात समझ रहे हो? अगर जो बर्री में हम नहीं डाले बेकिंग सोडा ना, तो बेकिंग सोडा नहीं डाला, बर्री बना दिया, तो पता चलेगा कुछ कि जब खाएंगे तो किनरवा तो मुलायम लग गया, बीच में बना रहेगा लड्डू। ऐसा कभी महसूस किया है? बीच में काबर रहता है लड्डू, लेकिन मतलब काला रहता है, मतलब कुछ रहता है काला। पूरा पकवान बना रहा है उसमें नहीं डाले हैं तो पूरा तरह से फैलेगा नहीं, लेकिन डाल दिए हम कुछ बेकिंग सोडा को, तो क्या करता है कि फैला देता है। और जब फैला देगा तो रस तो एकदम रग रग चल जाएगा, और अगर रग चलेगा एकदम खूब से डालेंगे चुपचाप चल जाएगा पेट में, कि हल्ला करे कोई जरूरत नहीं है, आराम से तो खाना को शीघ्रता से बनाने में। ठीक है, सोडा अम्ल का उपयोग अग्निशामक में करते हैं। अगर जो घर में खाना बना रहे हैं किचन में, किसी प्रकार कोई हाथ वगैरह जल जाए, हाथ वगैरह तो डॉक्टर ही जाना बाद में, पहले चेक करो बेकिंग सोडा है कि नहीं। अब बेकिंग सोडा वहां पे धर लीजिए, आपको पूरा जो है जो अकबकाहट दे रहा था ना, वो कहा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जल रहा था वो ठंडा महसूस करवाएगा। अग्निशामक के रूप में करते हैं। पेट से अम्लीयता को दूर करने में, पेट से अम्लीयता को दूर करने में। रात में खाना खाए थे नहीं पचा है, अम्ल की मात्रा बढ़ गया है, तो कुछ नहीं, तनी सा 1-2 चुटकी मार लीजिए कुछ बेकिंग सोडा, क्या कि एक प्रकार के कुछ क्षार है, और पेट में कुछ बन गया है अम्ल, क्षार अम्ल से विक्रिया करके बना लेगा कुछ, उदासीन कर देगा, लवण कर देगा, उसको खत्म कर देगा, और पेट की जो दर्द आपको कमेगा। ठीक है, इसलिए देख रहा है कि जब पेट दर्द करता तो मम्मी घरे का ट्रीटमेंट करती है कि पहले सा गर्म पानी लिया, गुनगुना पानी लिया, और में डाल देता है कुछ नमक, और नमक देके पिला देता है, कुछ देर के बाद सही में ठीक हो जाता है। तो ठीक क्यों हो रहा है? क्योंकि नमक एक प्रकार के लवण है। ठीक है, लवण है, और लवण जब गया तो उसको क्या किया? उदासीन कर रहा है। ठीक है, यानी उससे राहत हमको मिल रहा है। तो ये चीज खाएंगे तो यहाँ से परेशानी आपको दूर हटेगा। उसके बाद आगे आगे है, खाना पकाते समय कौन सा विक्रिया होता है? तो जैसे ही बेकिंग सोडा आपने डाला पूरी में, स्पंज में, या किसी में डाल दिया, ठीक है, या पुआ टिकरी कुछ बड़ा उसमें डाल दिया, और जैसे ही गर्म होगा तो सोडियम कार्बोनेट साथ में बाष्प, भाप बनाएगा, भाप, और साथ में निकालेगा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे रोटी फूलता है, तो रोटी फूला हो वहां पे जैसे ही उंगली डालेंगे आप, तो वहां से जो गैस निकलता है ना, वो गैस कुछ हार नहीं, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है,
आगे हम लोग देखे तो धोवन सोडा, क्या नाम है? धोवन सोडा। और धोवन सोडा मतलब कैसी? धोने वाला, है ना, जिसको हम लोग कपड़ा के सफाई वगैरह में करते हैं। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एकरो बनावे ला सोडियम कार्बोनेट प्रयोग करते हैं, ओकरो बनावे ला सोडियम कार्बोनेट ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन एकरा में पानी की मात्रा कितना लेते हैं? 10। पानी की मात्रा 10, ओकरा में कम लेते हैं। और जैसे ही बन गया तो NaCO3 और into 10H2O, ये क्या है? धोवन सोडा। और धोवन सोडा के रासायनिक नाम याद रखना। धोवन सोडा का उपयोग, तो धोवन सोडा का उपयोग कहाँ करेंगे? सब समय धोने वाला चीज सब समय करेंगे। उसके बाद जल की कठोरता को क्या करने में? दूर करने में। जल की कठोरता को दूर करने में। हमने कल बताया था कि साबुन केवल मीठा जल में काम करता है, कठोर जल में काम नहीं करता। लेकिन डिटर्जेंट मीठा जल और दोनों में काम करता है। इसीलिए साबुन का जगह आज कौन ले लिया है? सॉरी, साबुन का जगह डिटर्जेंट ले लिया है ना, वो जो है डिटर्जेंट ले लिया है। उसके बाद कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, जैसे सफाई वाला काम है, ये है। अब बना रहे हैं कागज, तो कागज जब बनाते हैं तो पेड़ के छालों को काटते हैं, उसे मशीन में पेरते हैं, फिर उसको जो है परत बनाते हैं, और जब उसको सुखाते हैं तो हमें मिलता है कुछ पेपर। लेकिन पेपर जब मिलता है तो लकड़ी के कारण बनने की वजह से ये थोड़ा मटमैला और गंदा होता है। लेकिन एक में हम डाल देते हैं कुछ धोवन सोडा, और धोवन सोडा डाल देते हैं बिल्कुल व्हाइट बन जाता है, बिल्कुल सफेद बन जाता है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अगला हम लोग बात करें तो अगला है एग्जामिनेशन का सबसे दुलरुआ सवाल कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसे शॉर्ट में POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? POP। POP का मतलब, POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये कौन सी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, जिसको कितना डिग्री पर गर्म किया जाता है? 373 डिग्री पर। किसको? जिप्सम को। किसको? जिप्सम को गर्म करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। गर्म करने से जल के अणुओं को तैयार करके कैल्शियम सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, और इसी को शुद्ध नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद धोने के सोडे का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? धोने के सोडे का उपयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? POP। क्या होना चाहिए? POP। POP मतलब कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो घरों, इमारतों और दीवारों के डिजाइन और सजावट बनाने में। जैसे घर बना भी था, अब अलग अलग डिजाइन चाहे तो डिजाइन का ढांचा जो बनाते हैं ना, वो किस से बनाते हैं? POP से बनाते हैं। जैसे देखना है कि कपड़ा खरीदे जाएगा, जैसे ही कपड़ा खरीदे तब बाहर वो झबराई ऐसा खड़ा रहता, एक तो झबरावा ऐसा खड़ा रहा है, झबरावा झबराई सभी तो बोली थी, जो बाहर वो स्टेचुआ लगावल रहा है, वो स्टेचुआ के जब स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बनावल गए होते, तब पहले वो आदमी का ढांचा बनाया गया। क्या बनाया गया? ढांचा। और ढांचा बनाने में जो उपयोग किया गया किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और फिर उसके अंदर जो है प्लास्टिक गला के जमा दिया, फिर काट दिया, बन गया वहां पे। तो इसको हम लोग करते हैं कहा? घर, इमारत, दीवारों के डिजाइन बनाने में, साथ में मूर्ति का मॉडल बनाने में। वो अलग मॉडल ही बोल रहे हैं। कभी कभी आप दांत हॉस्पिटल में जाएंगे तो बगल में दांत लगाना है, लेकिन दांत का साइज कैसा है तो देखना, दांत वाले जो है लाएगा वो केमिकल, और वो आपके मुंह में पहले लगाएगा, फिर उसको बाहर खींचेगा, और फिर वो क्या में जमाएगा, और जो जमा रहा है कोई जमा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फिर कैसा चाहिए, कितना दांत से मिला हुआ कौन डिजाइन है, वो बिल्कुल सेम डिजाइन के पहले आप बनाएगा, और फिर वहां पे ले जाके क्या करेगा? सेट कर देगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मॉडल बनाने में करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में ना समझ आता है, प्लास्टर मेकरे करते हैं। मेरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर करते हैं, हड्डी टूट गया जमावेला, ये जो बांधले है कुछ को बांधले है, POP, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बात समझ आया? चलिए अगला सवाल, आगे हम लोग चले तो आगे अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो बहुत बेहतर ऑब्जेक्टिव जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन ऑब्जेक्टिवों को देख ले कि इमली में कौची रहता है? इमली खाइला के बाद दांत टर टर करे लगे तो समझना कि टर, ठीक है। उसके बाद कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कर रहा है मतलब अगर गर्मी को झाड़ रहा है,
गर्मी को झाड़ेगा कौन? क्षार। और क्षार का मान कितना होना चाहिए? तो 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। ठीक है। अगला, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद बात करें धातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय, याद रखना। उसके बाद भस्म का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय। भस्म मतलब बेस, जिसको क्षार कहते हैं। यह भस्म मतलब राख। तो राख कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। उसके बाद मधुमक्खी के डंक में क्या रहता है? मधुमक्खी का डंक कैसा होता है ना? तो उसमें एसिड पाया जाता है। कुछ बात है, एसिड। कौन एसिड? मधुमक्खी के डंक में कौन सा है? तो चींटी है, देखे में खराब था लेकिन माथा पर खराब कर रहा था। ठीक है। तो अम्ल रहता है। कुछ रहता है अम्ल, खट्टा। ठीक है। अम्ल खट्टा होता है। कभी कभी देख रहा है कि मधुमक्खी या बिरनी काट लेता है, मधुमक्खी या बिरनी काट लेता है, तो लोग क्या करता है कि लोहा लाकर रगड़वाता है। ये पता है लोहा क्यों रगड़वा रहा? क्योंकि वो धातु है, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड, और ये काटा है तो हमारा दिया है कुछ अम्ल, तो वो दिया है हमारा एसिड, और धातु के रगड़ रहा वो दे रहा है कुछ बेस। तो दोनों मिलके क्या करेगा? उदासीन। क्या करेगा? हमें राहत मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? राहत। अरे तो घरे अगर जो मधुमक्खी काट लेबे होने से साबुन या सरफ लिया और तेरे थोड़ा धो लिया, सही हो जाएगा। धोने से भी सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्षार है ना, और वो दिया है अम्ल। तो क्षार अम्ल मिलेगा तो बनेगा कुछ उदासीन, आपको राहत मिल जाएगा। ठीक है। अगला, मानव के शरीर का पीएच परास क्या होता है? 7.0, 7.8। बिल्कुल याद रखेंगे। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है ना? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O। एगो नीला होता है, एगो हरा थोथा होता है। थोथा मतलब समझ थे? अरे थोथा मतलब समझता है? तो नहीं समझ रहा है मतलब ओकरे थोथा कहते हैं, है ना? कि एकदम जो है थोथा है, समझ में नहीं कर रहा है। तो वो एगो हरा थोथा होता है, एगो नीला थोथा। तो नीला में रहेगा कुछ कॉपर, और हरा में रहता है FeSO4। FeSO, फेरिक सल्फेट को हरा थोथा बोलते हैं। फेरिक सल्फेट को हरा थोथा, और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा। ठीक है। इस चीज को याद रखना। अगला, निम्न में से कौन क्षार है? क्षार कौन है बताओ? तो यहू क्षार है, यहू क्षार है, सबके सब क्षार है, और सबके सब क्षारे है, सबके सब क्षार है। ठीक है। अगला, अपच के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी अनपच हो जाए तो क्या करते हैं? एंटासिड का लेते हैं, क्योंकि ये कुछ क्षारीय उदासीन करेगा। ठीक है। अगला, कोई बिलियन अंडे के छिलके हुए थे, तो कल भी तो लोग बनाया था, सोचिए क्या होगा? अरे अंडे के छिलके पर, अंडे के पिसे हुए छिलके, अंडे के छिलके मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पर से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो HCl है, HCl है ना, HCl। ठीक है। उसके बाद धातुओं का भौतिक गुण, मेटल वन मेटल में चल रहा है हम लोग। क्या पाठ? तीसरा पाठ। तीसरा पाठ में देखें धातुओं का भौतिक गुण। भौतिक गुण की बात करें तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की समझ पाई जाती है। धातु क्या होता है? अधातु आघात वर्धनीय होता है। अधात वर्धनीय मतलब कौन? उसको पीट पीट के चादर बनाई जा सकती है, और सबसे ज्यादा पीट सकते हैं केकरा? सोना चांदी को। इतना पतला परत बना सकते हैं केकर? सोना को। और किसी को इतना पतला परत नहीं बना सकते। इसीलिए आभूषण बनाने में केकरा उपयोग करते हैं? सोना, सोना का। क्योंकि इतना परत लोहा के बनाएंगे, इतना पतला परत 0.004 मिलीमीटर बनाएंगे ना, तो टूट जाएगा, बनवे नहीं करेगा। लेकिन सोना को इस बनाया जा सकता है। इसीलिए जितने भी आभूषण बनाए जाते हैं पतले पतले डिजाइन बना बना के बनाता है किरा से? सोना से, क्योंकि मजबूत रहता है, टूटता नहीं है। ठीक है। कठोर होता है। धातु क्या होता है? लेकिन अपवाद में कुछ है पारा, जो कमरा के ताप पर कुछ में है, द्रव में, है ना। और धातु कठोर होता है, उसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है। काटने का होता है, लेकिन ये तीन वो चीज है ना, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इसको चाकू से काट सकते हैं। इसको हमने याद करवाया था कि ये Li है, और ये पोटेशियम है, और ये कौन है? सोडियम है। ये दोनों का सरियाद है ना, कौन नकली। क्या याद रहेगा?
नकली। सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम, नकली। ये देखता धातु है लेकिन होता मुलायम है। ठीक है, अगला बात करें तो धातु में क्या होता है, तो धातु में तन्यता होता है। तन्यता मतलब उसको खींच कर तार बनाई जा सकती है। और सबसे ज्यादा लंबा तार कितना बना सकते हैं, 1 ग्राम सोना के कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो कितना बड़ा है। उष्मीय चालकता, तो उष्मीय चालकता की बात करेंगे तो सबसे अधिक उष्मीय चालकता क्या पाता है, चांदी और कॉपर में। उष्मीय चालकता मतलब गर्म, धूपा से जो गर्म होगा, आग से जो गर्म होगा, वो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, चांदी और कॉपर। और पारा और लेड सबसे कम होता है। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा कौन और सबसे ज्यादा कौन और सबसे कम कौन, कहा कि आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें रहता है। ठीक है, विद्युत चालकता पर मतलब कौन विद्युत धारा की परवाह करेगा, तो सबसे अधिक कौन करता है। और आपके एग्जामिनेशन में आता है विद्युत का सर्वोत्तम अच्छा चालक कौन है, सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, चांदी। उसके बाद कुछ आता है कॉपर, और सबसे कम लेड और पारा। लेड मतलब शीशा, शीशा से करंट जाता है, नहीं जाएगा, खत्म। चलो उसके बाद उसको याद रखना कि सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु कौन है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु इस धरती पर सबसे भारी जो धातु है, वो धातु का नाम कौन है, यूरेनियम। ये जितना बड़ा यूरेनियम है, इसको अगर जो हेलीकॉप्टर से ले जाकर छत पर गिराया जाएगा ना, तो पूरा बिल्डिंग के तोड़ के नीचे गिर जाएगा। इतना ही भारी होता है, इतना भारी होता है। जस्ट लाइक समझो कि तार के पत्ते के ऊपर लोहा के कील गिराई जाए, तो लोहा के कील तार के पत्ते को भेजते हुए कहां से जाएगा, नीचे। उसी तरीका से ये छत जो है ना, यूरेनियम के लिए तार के पत्ता के जैसा कार्य करेगा, और ये काम करेगा लोहा के जैसा। इतना मजबूत होता है कौन, यूरेनियम। और फ्री में लोग बकवास करते रहता है कि सोना चांदी महंगा है। महंगा तो ओरिजिनल ही सब है। ये इतना ज्यादा महंगा है कि अगर जो इसको 1 ग्राम अगर जो यूरेनियम अपने गाड़ी में डाल देंगे ना, तो 1000 बरस चलाएंगे। इतना एनर्जी देता है, इतना एनर्जी एक पास है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, और ये हमारे इंडिया में है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग ज्यादा जो है, देश इसका उपयोग कहाँ करता है, तब विस्फोटक पदार्थ बनाने में, है ना, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब चीजें बनाने में जो प्रयोग कर रहा है, वहां पे कुछ कर रहा है यूरेनियम का। याद रखना सबसे भारी धातु कौन है, और कहां से मिलता है, तो पृथ्वी के खनन से। ठीक है, उसके बाद सबसे हल्का धातु कौन होता है, लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन है, और लिथियम सबसे हल्का धातु, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ, बैटरी में उपयोग करते हैं। आजकल जितना भी गाड़ियों का बैटरी आ रहा है, कुछ का रहा है, लिथियम का। यहाँ पे लिखा है लिथियम एक अत्यंत हल्की और नरम धातु, जिसका मुख्य उपयोग रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, लैपटॉप, फोन में होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो है ना, कांच, सिरेमिक के मजबूत बनाने, उच्च तापमान जो है, ये सब ग्रीस वगैरह बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और ये सबसे कौन है, हल्का धातु। तो याद रखना सबसे भारी कौन, यूरेनियम। सबसे हल्का कौन, लिथियम। और सबसे कठोर कौन, हीरा तो धातु है, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कौन सी, धातु। तो धातु में सबसे कठोर कौन, ये देखो टंगस्टन को दिखाया जा रहा है, ये सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु, सॉरी सबसे कठोर धातु। और यूरेनियम सबसे भारी, और क्या सबसे हल्का कौन था, लिथियम। बात सुनाया, तो ये 3 को याद रखना। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो धातु, अधातु की अभी तक कुल संख्या कितनी है, जिसमें से 10 ठोस में रहता है, 10 कोचि में, और 1 द्रव में है कौन, और बाकी सब के सब कोचि में है, गैस। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, उसके बाद अधातु की बात करें, तो अधातु में कुछ बात वाली बातें हैं कि अधातु अत्यंत कठोर होता है, सॉरी अत्यंत मुलायम होता है। क्या होता है, कहा कि गैस के रूप में रहता है, कुछ के रूप में। लेकिन हीरा है कौन सी, अधातु, लेकिन पाया जाता है सबसे, ये धरती का सबसे कठोर चीज कौन सी है, हीरा, लेकिन है कौन सी, अधातु। क्या है, अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, विद्युत के सुचालक कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। और अधातु में किसी प्रकार को चमक, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या पाता है, चमक पाई जाती है। चालकता की बात करें तो
अधातु विद्युत के कौन होते हैं? कुचालक होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कौन है? चालक होता है। और ये सब आप बाद वाला चीज याद रखना कि हाइड्रोजन अधातु हुए भी कौन है? चालक। आयोडीन ग्रेफाइट अधातु हुए में कौन है? चमक। और जो है ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन है? चालक। और सबसे ज्यादा कठोर अधातु कौन है? हीरा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगला, उसके बाद उपधातु आता है। तो उपधातु उसको कहते हैं धातु और धातु के दोनों के बीच में हो। और उपधातु की संख्या टोटल इतने है, हमें लिखा है, जितना लिखा है उतना ही अधातु की संख्या है, ठीक है। लेकिन इतना डिटेल में नहीं लेके जाता है, याद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो रहने दीजिए इसको। धातुओं का रासायनिक गुण। धातुओं के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 होते हैं। 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसे त्याग करके वो कौन बनाता है? धनायन। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाता है? और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋणायन। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ठीक है। ऑक्सीजन से संयोग। धातु ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड बनाता है, धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड कहने का मतलब ऊपर परत जमा लेता है। आप परत जमा लेगा तो सही से दहन नहीं होता है। इसीलिए आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछता है कि मैग्नीशियम के फित्ते को अभिक्रिया में लाने से पहले उसको साफ क्यों करना पड़ता है? तो साफ इसलिए करना पड़ता है कि उसके ऊपर एक परत जम जाता है कौची के? ऑक्साइड के। कौची के? ऑक्साइड के। अरे ऑक्साइड के जो साफ नहीं करेंगे वो अभिक्रिया सही से नहीं करेगा, तो उसे अभिक्रिया करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करो धातुओं का रासायनिक गुण। धातु के प्रकृति कैसा होता है? धातु को कैसा होता है? अधातु के अम्लीय, है ना। अम्ल से संयोग। धातु अम्ल से संयोग करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। धातु ऑक्सीजन, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु अम्ल से भी क्रिया करके ना, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे कौन सी? अम्ल से संयोग करके। किससे? अम्ल से संयोग करके लवण और कौन बनाता है? हाइड्रोजन गैस देता है। अगला, धातु की सक्रियता श्रेणी। धातु की सक्रियता श्रेणी से सवाल रहता तो कह दे कि कौन ज्यादा सक्रिय, कौन कम सक्रिय है। तब आपको बताए थे, याद करवाए थे, कौन सी? काना। काना काना मांगे ऑलजन। क्या मांगे? ऑलजन। सब जनता से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कौन सी? दे लोहा, दे टीना, दे शीशा। एकदम हल्ला कर रहा है। हम जैसे ही वहां से घर से बाहर निकले, क्या हल्ला कर रहे? कॉपर ले गए, लिया नहीं। फिर ओकरा बोले कि पारा लेगा नहीं, चांदी लेगा नहीं, सोना लेगा, प्लेटिनम लेगा, तो हल्ला काला करे थे, ठीक है। तो ये धातु की सक्रियता श्रेणी है। एक में ऊपरे जाएंगे तो सक्रियता श्रेणी, सक्रियता बढ़ती है, और नीचे आते हैं तो सक्रियता घटती है। अब थोड़ा सा कैल्शियम और एल्युमिनियम में ज्यादा सक्रिय कौन है? कैल्शियम एल्युमिनियम में ज्यादा सक्रिय कौन? कैल्शियम। और एल्युमिनियम और जो है टीन में ज्यादा सक्रिय कौन? कौन? एल्युमिनियम। अब थोड़ा बोल दिया कि कॉपर और चांदी में कौन? कॉपर। ऊपरे जाएंगे तो सक्रियता, और नीचे आगे तो सक्रियता। इसको याद करे थे, काना मांगे, काना मांगे ऑलजन। दे लोहा, दे टीना, दे शीशा। हल्ला कर ले चल रहा, उन्हें से उठे गुस्सा के कॉपर ले बे, पारा ले बे, चांदी, सोना, प्लेटिनम। कहा भैया तू ठेलवा खरीद के फिर लगा चल जाएगा, है ना। ये चीजें याद रखना, ठीक है। उसके बाद अधातु। अधातु के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब बताओ कि जगह बातम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, वो 8 गो त्याग कर सका है? 10 पर स्थायी 2 व्यवस्था करते, 8 गो त्याग करते। 2 गो लाना एक आसान है कि 8 गो छोड़ना आसान है? 2 गो लाना आसान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को सब क्या करता है? ग्रहण करता है। और ग्रहण करने की वजह से क्या बनाता है? ऋणायन। क्या बनाता है? आपसे पूछा है कि धातुओं के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 5 6 7 8 5 6 7 8। और धातु में कितना? 1 2 3 1 2 एकरा में 1 2 3 एकरा में 5 6 7 8। बात सुने? चलिए, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय या
उदासीन। ये बताए थे कि अधातुक ऑक्साइड कैसा होता है, अधातुक ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। इस बात को याद रखेंगे। आगे हम लोग देखें तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। क्या रखते हैं? केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि केरोसिन तेल से वो अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं तो करता है कुछ, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर उससे अभिक्रिया करने लगता है। इसीलिए उसको डुबा के रखते हैं किग्रा में, किसमें? केरोसिन तेल में। बात सुनाया। उसके बाद परिभाषा लिखो, खनिज के क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के खनन से हर वैसा यौगिक या धातुओं का प्राप्त ऑक्साइड या कच्चे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। खनिज हमको लिखा है। अयस्क किसको कहते हैं? तो वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होती है, जल्दी धातु प्राप्त है, उससे क्या कहते हैं? अयस्क। और अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। लोहे में जंग लगने से कैसे कैसे बचाया जा सकता है? तो कौची करके? टेंट करके। कौची करके? दूसरा कौची करके? विकृति रहित बनाकर। विकृति रहित बनाकर मतलब कटा फटा नहीं रहना चाहिए। तीसरा रखेंगे ऊर्ध्वाधर रूप में रखकर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। यह हम बोल सकते हैं कि पीएच मान को संतुलन में रखकर। पीएच मान में प्रभाव डालता है। तो ये चीज याद हुआ। चलो उसके बाद आगे है सवाल। आगे जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा था उसको भी आपको तो बहुत जल्दी में खत्म हुआ है। लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट में त्रिक नियम कौन दिया था? डोबे राइनर। डोबे राइनर आपसे ये पूछा कि त्रिक नियम कौन दिया था? डोबे राइनर। और डोबे राइनर का क्या कहना था? तो कहना है कि तीन तीन तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि अगला पिछला तत्व को जब जोड़ के अनुपात निकालते हैं ना, तो पिछला तत्व के द्रव्यमान के क्या आता है? बराबर आता है। द्रव्यमान के क्या आता है? बराबर। यानी तीन तीन तत्वों को सजाया था कौन? डोबे राइनर। इसीलिए इनके नियम को क्या कहते हैं? त्रिक नियम। यहाँ पे लिखल है कि इस नियम के अनुसार यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष द्रव्यमान के औसत के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो 7 और 39 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। 46 लगभग 23 के बराबर है। ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाए तो 88.5 आएगा। यानी फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे तो बिचला के बराबर आएगा। और तीन तीन तत्वों के लिए सरियाया था परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। इसीलिए इनके नियम को कौन नियम कहते हैं? त्रिक नियम के नाम से। कौन नियम के नाम से? त्रिक नियम के नाम से। अगला है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने क्या कहा था कि यदि उसके द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहला तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संगीत के एक स्वर है सा रे गा मा प ध नि सा, फिर सा रे गा मा प ध नि सा, यानी जितना भी सा आएगा सबके बराबर रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां एक बराबर करेगा, फिर यहाँ पर 16, फिर 17वां कितना बराबर करेगा। तो प्रत्येक 8वां तत्व एक दूसरे के गुण के क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अरे वो सरिया तो सा रे गा मा प ध नि और फिर कौन सी सा पर। ठीक है। और इनके नियम को किसके नियम से जानते हैं? कौन सा नियम? अष्टक नियम। कौन नियम? आपसे बोले कि अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। याद रखना। उसके बाद कहता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? मेंडलीव ने। किसने बनाया? लेकिन नहीं, लोग पहले बनाए थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? और मेंडलीव ने खड़ा लाइन क्यों रखा था? आप खड़ा लाइन क्यों रखा था? ऐसे 6, ऐसे 8, ऐसे कुछ 6 कौन बनाया था? मेंडलीव। लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी जो था ना वो कौची पर था? द्रव्यमान पर, परमाणु और द्रव्यमान पर होने की वजह से उनका नियम आगे चल के खेल कर। ठीक है। तो ये न्यूलैंड्स का नियम था। अगला मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष क्या था? तो हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं छोड़ा गया। परमाणु द्रव्यमान पर सरियाया गया। परमाणु द्रव्यमान पर सरियाई होकर कमी के पीछे मुख्य कारण था। ठीक है। उसके बाद समान गुण वाले, गुण वाले नहीं गुण वाले, समान गुण वाले को अलग रखा गया। एक जैसे गुण है उसको क्या कर दिया? अलग। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जिस श्रेणी में रखा गया सब धातु है और वो अकेला कुछ है? गैस है। और गैस को गैस वाला में रखना चाहिए, ला के धर दिया क्या में? धातु। यह है ना।
असमान गुण वाले को समान गुण वाले और असमान गुण वाले को अलग अलग ध्यान नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया यही है मेंडलीव का क्या नियम के दोष, उनके जो मॉडल बना था उसके दोष थे, और इस दोष का पूरी तरीका से हटा दिया कौन, है ना, किसने हटाया, मोसले ने। किसने, मोसले ने। और मोसले ने उसमें बदलाव किया, और मोसले ने क्या बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में बदलाव किसने किया, मोसले ने। किसने किया, मोसले ने। और मोसले ने कौन सी पर सजाया, परमाणु, परमाणु संख्या पर। अब परमाणु संख्या पर उसके बाद जो है तत्वों को जो सारणी बना था उस सारणी में बदलाव किया। उन्होंने खड़ा रखा था कितना, 8 गो, अब पड़ा रखा था कितना, 6 गो, लेकिन इसने क्या कर दिया, और इसको कर दिया कुछ, तो ऐसे ऐसे लाइन देखोगे तो 7 गो रहेगा, अब ऐसे ऐसे लाइन देखो तो क्यों रहेगा, 18 गो। ये आधुनिक आवर्त सारणी जो आपके बगल में लगा हुआ, ये देखिए यहाँ पर भी रखा हुआ, ये देखो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। ऐसे जोड़ोगे तो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, 6, 7, यही वाला को आवर्त कहते हैं। आवर्तों की संख्या कितनी, 7। अब ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर 18 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 18। तो खड़ा खड़ा लाइन 18, अब पड़ा पड़ा लाइन 7। यही बदलाव किया किसने, मोसले ने। किसने किया, और मोसले ने इसको बदलाव करके बहुत अच्छे से सरियाया। हालांकि आज भी इसमें गलती है, कमी है, लेकिन कमी को आज सुधारा नहीं गया है। हम उम्मीद करेंगे थोड़ी सा पढ़ लिख के सुधारो आगे चल के, जो भी कमी है सुधारो, है ना। अभी जैसे मेंडलीव को भी कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया, मोसले ने भी तो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया, दिया है नहीं, सब गए से ना सरिया वाला होकर वो ने धर दिया, है ना। अरे पीला पेंट किया गया है, इसका मतलब कि पीला बिरादरी के है, लेकिन रख दिया है केकरा में, गुलाबी में। ये जो है नीला बैगनी में रख दिया, इसमें रख दिया है। तो ये चीजें यहाँ पर कमी है आज भी। उसके बाद आगे चलेंगे तो कार्बन, कार्बन का संकेत कुछ है, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 जब तक कितनी होती है, यानी इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। और अगर जिसके अपरूप की बात करें तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एगो होता है कुछ, अरेगो। तो लेकिन फ्लोरीन को उतना हम लोग जानते नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो आ जाएगा तो ध्यान रखना, है ना, कि हीरा तो हीरा जानबे करते हैं, ग्रेफाइट आप यूज किया है, फ्लोरीन भी इसका होता है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में इतना चीज को याद रखना। उसके बाद याद करें तो हीरा के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। तो हीरा कौन सी है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, ये देखो हीरा है, ये हीरा है, ये हीरा है। इसी को काट के तराशा जाएगा, और तराशा जाएगा तो निश्चित डायमंड के रूप में एक अच्छे डायमंड बनेगा यहाँ से। लेकिन मिलता है तो पत्थर के रूप में मिलता है, और यहू मिलता है कहाँ से, खदानों में, कोयला की खदानों से ये चीजें मिलता है, ठीक है। इतना बड़ा मिल गया तो समझ की जिंदगी पार हो गया कुछ। आज से 5-6 महीना पहले हुआ थी कि मिला था, उसमें काम करता था ओकरा मिला था, काम करने वाला के मिला था। तो कोयला खदान में काम करता, तो मिट्टी में करता है, और मिट्टी में नहीं कोयला में पाया जाता है ना। जिस धरती के 100 फीट अंदर रहे पड़ा है, अगर ऊपर से भास गेलो तो नीचे धंस जाएगा, ठीक है। तो जिंदगी खतरा से खेलेगा तबे तो डायमंड से मुलाकात होगा, और ऊपर ऊपर डायमंड मिल जाता है, ठीक है ना। कार्बन का सबसे संरचना नियमित रूप से क्या होता है, चतुष्फलक होता है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु, लेकिन ध्यान रखना चतुष्फलक होते हैं, लेकिन 4 गो एने और 4 गो ऐसे ऐसे जब बनाता है ना, और जब फलक जोड़ेगा, फलक, तब फलकों की संख्या 8 होती है। फलकों की संख्या कितना, हीरा में कितने फलक, लेकिन नियमित रूप से कई गो, 4 गो, नियमित रूप से 4-4 का अरेंजमेंट रहता है, लेकिन बनाता है कुछ अष्टफलक, ठीक है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से क्या रहता है, जुड़ा होता है। ये देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। तो ये जो कार्बन है ना, ये वही कार्बन से जुटा है, वही कार्बन से, वही कार्बन से, वही कार्बन से। प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुटता है, और जुट कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, देखो कैसे कैसे बना हुआ। इसको देखेंगे तो 4 गो जुटा हुआ है, 1 2 3 4। इसको देखेंगे तो वो 4 जुटा है, 4 से जुट जुट के ऐसा बनाता है। तो जब बहुत बड़ा जूम करके देखेगा तो ऐसा दिखाई देगा, अब बाकी हाथ में लेके देखा तो ऐसा रहेगा, ठीक है। कुचालक, ये क्या होता है, हीरा क्या होता है, कुचालक किसका, तो तापकारण, विद्युत का, ताप विद्युत का। लेकिन कोई पूछे कि कुचालक क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने की वजह से क्या होता है, कुचालक होता है।
और इसके अपवर्तनांक कुछ होता है, इसके अपवर्तनांक, इसीलिए कोशिश करता है चमकता है। चमकता क्यों है? तो अपवर्तनांक उच्च है। और विद्युत के कुचालक क्यों है? तो क्योंकि उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में आएगा कि हीरा विद्युत का कुचालक है, क्यों? क्यों कुचालक है? तो कुचालक इसलिए है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। और ये चमकीला होता है, क्यों? क्योंकि इसमें उच्च अपवर्तनांक होते हैं, इसका अपवर्तनांक उच्च। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? हीरा के। कितना? 2.42। 2 पॉइंट कितना? 42। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगला बात करो, तो हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एगो संतृप्त, एगो असंतृप्त, एगो एलिसाइक्लिक, एगो कुछ एरोमेटिक। 4 प्रकार के होते हैं। और हाइड्रोकार्बन के क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 पढ़ा, C2HO4 पढ़ रहा है, ये सब कुछ है हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त होता है, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसमें से 4 प्रकार में देखेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं? तो अल्केन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्केन को क्या कहते हैं? और अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जिसका प्रथम सदस्य क्या होता है? मेथेन है। इसका संरचना कैसे बनेगा? संरचना ऐसे बनेगा, इसको आपको बताया गया है, संरचना ऐसे बनता है। दूसरा बात करता है कि दूसरा सदस्य कौन है? यहाँ पे 2 रखेगा, तो 2 और 2 गुना 2 आप प्लस कुछ 2, तो C2H 6। और इसमें बताए थे कि एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को इथ, तो 2 कार्बन को इथ रखेंगे और लास्ट में An जोड़ेगा, तो बनेगा कुछ इथेन। और इसकी संरचना बनाएगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पर 6 गो हाइड्रोजन सरिया दीजिए, ठीक है। तो दूसरा सदस्य इसका इथेन, पहला सदस्य का मेथेन, ठीक है, इसी को याद रखेंगे। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 आते हैं, कौन कौन? एगो अल्कीन है, एगो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रहता है। अल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। अल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2। इसका प्रथम सदस्य, असंतृप्त का प्रथम सदस्य कुछ होता है, तो एथीन या एथाइन। एथीन या एथीन बनेगा अल्केन पर, एथाइन बनेगा अल्काइन पर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो अब यहां से याद रखना है कि आपसे कर देता है कि OH जो है किस यौगिक का प्रकार है। तो OH जहां रहेगा समझना कुछ, और CHO रहेगा, CHO क्या समझेंगे, और CO रहेगा, और COOH रहेगा, सिलिकॉन। और क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको क्या बोलते हैं? हाइलोजन। क्या बोलते हैं? हाइलोजन। और क्लोरीन के क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन के ब्रोमीन, आयोडीन के आयोडो, ठीक है। और इस संयुक्त रूप से क्या बनाता है? हाइलोजन। क्या बनाता है? हाइलोजन। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला साबुन। तो साबुन क्या होता है? इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। कैसा होता है? जैसा पहले बताया था, साबुन में सफाई क्षमता यह उच्च वसा वाले सोडियम लवण है। उसके बाद मीठे जल में आसानी से काम करता है, खारा जल में काम नहीं करता। आप मार्जक की बात करेंगे तो इसका उदासीन होता है। इसका जलीय घोल क्या होता है? उदासीन। इसमें सफाई की क्षमता, इसमें लंबी चेल वाले सल्फोनिक अम्ल होते हैं, जहां पर लिखा हुआ है। और मीठे जल और कठोर जल दोनों में ही काम करता है। साबुन का अगर जो रासायनिक सूत्र बोले तो ये वाला, और अगर जो आप मार्जक का बोले तो ये वाला, ठीक है। तो अगर जो 12-25 है, 16-33 है तो ये मार्जक है, और 15-31 है ये कौन है? साबुन है। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद अगला चलेंगे तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। एथेन का आणविक सूत्र ये होता है, और इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? कितना? तो C एथेन है ना, तो C ऐसे कितना है? 3 और 3 6 1, 7 को सहसंयोजक बंधन है। अगला बात करें, खाना बनाते समय यदि बर्तन के तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं, सॉरी, ईंधन पूरी तरह भी ना, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा। अगला, ठीक है। आज बार जो इसको इतने छोड़ते हैं, किसी को जो देखना उखना है, किसी को सीखना है, पूरा केमिस्ट्री एक बार में खत्म कर देना है, तो जाके जो है चैनल पर देख सकता है। कुछ